पाकिस्तान की सियासत में आज का दिन बहुत ही हंगामा खेज रहा। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद एहतसाब का पहिया तेज तेज घूम रहा है। शहबाज शरीफ गिरफ्तार कर लिए गए। आसिफ जरदारी और उनकी हमशीरा पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। यकम अक्टूबर को नैब ने मौलाना फजलुर रहमान को भी तलब कर रखा है। शहबाज शरीफ के बाद और कौन कौन गिरफ्तार होने वाला है? अगर ऑपोजिशन के लीडर्स गिरफ्तार कर लिए गए तो फिर मुतबादिल अमल क्या होगा? हुकूमत मुखालिफ तहरीक कौन चलाएगा? नून लीग जो बयानिया लेकर चल रही है, इसका बोझ कौन उठाएगा? तहरीक के आगाज से पहले ही ऑपोजिशन बिखर तो नहीं जाएगी? ये वो सवालात हैं जो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद उठना शुरू हो गए। मुस्लिम लीग नवाज इस गिरफ्तारी को सियासी करार दे रही है। हुकूमत इस इल्जाम को भी तौहीन अदालत करार दे रही है। इस गिरफ्तारी के साथ ही इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। नवाज शरीफ ने ट्वीट की, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके कठपुतली निजाम ने एपीसी करारदाद की तौसीक की है। कोई इस गलत फहमी में न रहे कि ऐसे ओछे हथकंडों से हमें झुकाया जा सकता है। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पार्टी रहनुमा मरियम नवाज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, शहबाज शरीफ को अपने भाई के साथ खड़ा होने की सजा दी गई है। में कोई दो राय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि शहबाज शरीफ को जिस चीज़ की सज़ा आज मिली, एक वजह और उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ ने सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वाले रोज नवाज शरीफ के अंदाज की तरह आज मरियम नवाज का अंदाज भी जारहाना था। उन्होंने ये बात तस्लीम की कि शहबाज शरीफ मफाहमती सियासत के कायल हैं, लेकिन इस तासुर की नफी भी की कि उनकी पार्टी किसी फूट का शिकार है। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ और मेरे बयानिए के बोझ को हर कोई नहीं उठा सकता। शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी एक जाती सोच है, 30 साल से है, 40 साल से है, वो इसी तरह की उनकी एक सोच है जिसमें वो समझते हैं कि मफामत की जो सियासत है वो शायद बेहतर है। मियाँ साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मरियम नवाज ने यह भी बताया कि हुकूमत मुखालिफ जो एजेंडा एपीसी में तय किया गया था, इसी एजेंडे पर अमल किया जाएगा और नून लीग को नवाज शरीफ ही लीड करेंगे। नून लीग के पास और लॉन्ग मार्च का ऑप्शन भी मौजूद है। बीमार तो हैं लेकिन उनका जज्बा बीमार नहीं है। वो बड़े आराम से इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत के साथ पीएमएलएन को लीड करेंगे। मैं ये सुन रही हूँ कि आप आज इस्तीफे दे दे तो हम कल नए इलेक्शन करा लेंगे। आप ये इलेक्शन ना करा सकते हैं, ना इंशाअल्लाह ताला आपको इतनी मोहलत मिलेगी। और अगर आप इलेक्शन कराएंगे तो मुस्लिम लीग नून मैदान में खड़ी होगी। नून लीग के पास ना सिर्फ इस्तीफों का ऑप्शन है, बल्कि नून लीग के पास एक डिसाइसिव लॉन्ग मार्च का भी ऑप्शन है। दूसरी जानिब हुकूमत इस गिरफ्तारी में अपने किसी भी किरदार से इनकार कर रही है। हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि अदलिया इसकी ताबे नहीं। जमानत मुस्तरद होने के सियासी रंग देना, अदलिया पर हमला और तौहीन अदालत। वो आज हमें कह रहे हैं कि जी अदालतों पे ये जो है तो प्राइम मिनिस्टर साहब का वो है, गठजोड़ है। ये तो आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। इन्हीं अदालतें अगर आपकी मंशा के मुताबिक फैसला दें तो ठीक है, अगर न दें तो फिर वो उन पे प्रेशर है। हुकूमत की जानिब से यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया कि मरियम नवाज की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने चचा के खिलाफ चार्जशीट थी। मरियम नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की सियासत का खात्मा कर दिया। मरियम साहिबा ने आज शहबाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग, अब ये नून है या शीन है, जो कोई भी है, जो सा भी ये हर्फ है, उसमें से शहबाज शरीफ साहब की तो सियासत का आज उन्होंने खात्मा कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चार्जशीट पेश कर दी शहबाज शरीफ अपने चचा के बारे में। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और वफाकी वजीर जनाब शेख रशीद साहब। शेख साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आपने बहुत बड़ी बात की आज। आपने कहा कि इदारों को मुतनाज़िर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, किस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए और क्या गवर्नमेंट ऐसी कार्रवाई इनिशिएट करने का इरादा रखती है? मुझे ये तो नहीं पता। मैंने ये प्रपोजल दिए, इन पर गद्दारी के मुकदमे चलने चाहिए। पाक फौज हमारी अजीम फौज है और पाकिस्तान का लसानी, फिरका वारियत, दहशतगर्दी, तमाम मसलों में उनकी कुर्बानियों का एक रिकॉर्ड है। और जो आदमी उनके खिलाफ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करे वो ज़बान कुत्ती से खींच लेनी चाहिए। तो शेख साहब, मरियम साहबा किस डगर पे चल पड़ी हैं? आपको क्या लगता है? पहले खामोशी थी, खामोशी तोड़ी, तो अब तो बड़ी वो जारहाना गुफ्तगू कर रही हैं। अदलिया के खिलाफ, मेरे खिलाफ और आसम के खिलाफ बात की है। बाकी उसने क्या बात की है मुझे तो समझ से बाहर है।
मेरे 10 पॉइंट को कहती है वो लघु हैं, तो फिर आज मेरा टाइम खत्म हो रहा है, फिर कल मैं और पेश कर दूंगा। जो कौमी सालमियत के सवाल हैं वो लघु हैं और बाकी जो कचरा है वो ठीक है। मीठा मीठा आप और कौड़ा कौड़ा थू। अच्छा शेख साहब, आपने भी बड़ी अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर आमतौर पे आप दोपहर का टाइम रखते हैं, लेकिन ये अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई वजह इसलिए की कि उसने मुझे बराह रास्त नून और शीन की बात की। मैंने शीन शहबाज नहीं कहा, जो शीन का वो वक्त आने पे लोगों को पता लग जाएगा। अच्छा, ये तीसरा शीन कौन है सर इस वक्त नून लीग? ये बस वक्त आने पे लोगों को, अभी मैंने 30 दिसंबर और जनवरी तक का टाइम दिया, अभी तो बड़े महीने पड़े हैं। अच्छा, तो वो तैयार हो चुका है सर? गर्म होनी है फरवरी में जाके। अच्छा, कोई हिंट दे सर शेख साहब, होने क्या जा रहा है? मतलब वो तीसरा शीन तैयार हो चुका है? होने जा रहा, बस इसी तरह ही बस चलेगा। पाकिस्तान में जिस तरह चलता है इसी तरह चलेगा। अगर सर ये जो नारे इस्तीफा देंगे ना ये धरना देंगे जी, बाकी जलसा जुलूस और रैलियां करते रहेंगे। सर आज नारे लगे और बड़े नाजेबा अल्फाज से उन नारों में, ये नारे दोबारा लग गए अगर, और ये मार्च से पहले सड़कों पर आ गए यही नारे लगाते हुए, तो फिर तो क्लैश नहीं होगा शेख साहब? कोई क्लैश व्लैश नहीं होगा, ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा। अच्छा शेख साहब, इसके बाद हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या है? मतलब ये तो देखे ना, बिल्कुल ऑल आउट खेलने को तैयार बैठी है ऑपोजिशन, तो सर हुकूमत की स्ट्रेटेजी क्या है? क्या किया अभी तक अपोजिशन ने मुझे बताएं। इनके केसेस ही ऐसे हैं, वो फजलुर रहमान का भी मूसा खान पकड़ा गया, इनके केसेस ही ऐसे हैं। अभी तो ये फैसला करेंगे कि इन्होंने कब से शुरू करनी है। 8 तारीख तक तो वैसी चेलम है। चेलम में अगर कोई इनके आगे इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान में चेलम में फसादात हों, तो ये सियासत तो बड़ी अजीब रुख चली जाएगी ना, कुछ सियासत तो नहीं होगी। अच्छा सर, इमरान खान साहब अब इनसे ऑपोजिशन से किसी किस्म की मफाहमत की गुफ्तगू अगर करने को ऑपोजिशन तैयार भी हो जाती है, रेडी है सर? वो इमरान खान ने कहा कि करप्शन के अलावा मैं हर चीज पे बात करने के लिए तैयार हूँ, करप्ट लोगों के साथ बात नहीं करूँगा। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, गिरफ्तारी की तलवार ऑपोजिशन जमातों के सभी सरकर्दा रहनुमाओं पर लटक रही है। आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद हुई, जिसके बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इन्हें अहाता अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ अपनाया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस पर रेफरेंस दायर हो चुका है, इस मरहले पर गिरफ्तारी नहीं बनती। शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल दिए, उनके मौक्कल पहले ही एहतसाब अदालत में 2 रेफरेंसेस का सामना कर रहे हैं। वकील अमजद परवेज ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ के बच्चे उनके ज़ेरे कफालत नहीं हैं। वकील ने बताया शहबाज शरीफ की अहलिया सन 2004 से फाइलर हैं, जबकि सलमान शहबाज और हमदा शहबाज 1996 से, और बेटियां जवेरिया और राबिया भी सन 2007 से फाइलर हैं। अमजद परवेज के मुताबिक नैब के मनी लॉन्ड्रिंग के 58 वॉल्यूम्स में से शहबाज शरीफ के खिलाफ एक भी दस्तावेजी सबूत नहीं। FBI, SECP, रेवेन्यू समेत किसी इदारे के रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज शरीफ बेनामीदार नहीं है। शहबाज शरीफ के वकील के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नैब ने 4 वादा माफ गवाह बनाए हैं, लेकिन किसी एक ने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान नहीं दिया। नैब के वकील का मौक़िफ़ था कि 1990 में शहबाज शरीफ के असासे 21 लाख रुपए थे, जबकि अब शहबाज शरीफ खानदान के असासे अरबों में जा चुके हैं और 1 अरब 57 करोड़ 90 लाख रुपए की बैरून मुल्क से तरसीलात आई। नैब के वकील ने बताया कि शहबाज शरीफ के खानदान ने 177 जाली TTs यानी टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स और 63 मशकूक तरसीलात वसूल की, जबकि शहबाज शरीफ और उनके शरीक मुल्जिम मुश्ताक चीनी ने 60 करोड़ 30 लाख रुपए का जाली कर्जा हासिल किया। वकील का कहना था कि शहबाज शरीफ का अपना ऐसा लंबा चौड़ा कारोबार नहीं था, फिर ये पैसे कहां से आए? 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ के असासों में बेपनाह इजाफा हुआ। बैरून मुल्क से पैसे बेनामी दार के अकाउंट्स में आते थे और आगे शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के अकाउंट्स में जाते थे। वकील के मुताबिक शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटों के नाम पर भी बैरून मुल्क से TTs आई। उनकी अहलिया ने TT से मॉडल टाउन में प्लॉट खरीदा। बैरून मुल्क से आए पैसों से शहबाज शरीफ ने अपनी दूसरी अहलिया तहमीना दुर्रानी को डिफेंस में घर लेकर दिया। 3 कंपनीज के नाम पर अकाउंट्स खुलवाए गए और उनके अकाउंट से पैसे शहबाज शरीफ खानदान को आते रहे। शहबाज शरीफ ने अपने कारोबार के बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि कब रजिस्टर हुआ, कितनी आमदन थी। इसी तरह शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क 4 अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन इसकी भी वजाहत नहीं दे सके कि इन्हें कहां से खरीदा गया।
नैब के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी, जिस पर नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। ये वो केस है जिसके बारे में वजीर आजम के मशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं और अब से 4 रोज कबल उन्होंने रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया था, जो 55 वॉल्यूम्स और 25,000 सफात पर मुश्तमिल था। पैसा ट्रांसफर करते हैं फेक आइडेंटिटीज के ऊपर या मिस यूज ऑफ आइडेंटिटीज करके। तो अगर आप शहबाज शरीफ साहब का देखें तो उनके एसेट्स में इन 10 सालों में 70 गुना इजाफा होता है। तो ये कॉर्पोरेट फ्रॉड बहुत बड़ा, मनी लॉन्ड्रिंग भी है, इसके अंदर करप्शन भी है, किकबैक्स भी हैं। दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही आसिफ जरदारी, उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर समेत 14 मुल्जिमों पर फर्द जुर्म आयद की गई। तहम मुल्जिमान ने फर्द जुर्म से इनकार किया। आसिफ जरदारी पर इल्जाम है उन्होंने 29 बेनामी अकाउंट्स के जरिए 35 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शंस की। इल्जाम के मुताबिक पार्क लेन नामी कंपनी को फ्रंट कंपनी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था ताकि काले धन को सफेद किया जा सके। आसिफ जरदारी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके मौक्किल पार्क लेन के डायरेक्टर जरूर रह चुके हैं, लेकिन सदर पाकिस्तान बनने से पहले 2008 में उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। इस केस की दोबारा समाअत अब 13 अक्टूबर को होगी। आसिफ जरदारी साहब ने नई इनोवेशन दे दी इस सारे मामले। उन्होंने यहाँ पर तो जैली अकाउंट्स खुलते थे और उन अकाउंट्स की बात आती थी, जरदारी साहब ने पूरा बैंक ही अपना खरीद लिया। ये खबरें भी आ रही हैं कि आमदन से जायद असासे होने के इल्जाम में नैब मौलाना फजलुर रहमान के असासों की भी छानबीन कर रहा है और इब्तदाई मालूमात हासिल भी कर ली गई हैं। नैब ने मौलाना के करीबी मूसा खान को भी गिरफ्तार कर लिया। नैब को हासिल मालूमात के मुताबिक फजलुर रहमान बंगले, सैकड़ों कनाल ज़रई अराजी और दुकानों के मालिक निकले। मौलाना के असासों में चक शहजाद इस्लामाबाद में 3 अरब मालियत की जमीन हाल ही में फरोख्त की गई। इसके अलावा मौलाना का F8 इस्लामाबाद में बंगला है। पेशावर, कराची और कोयटा में मार्केट्स हैं। डेरा इस्माइल खान में सैकड़ों कनाल अराजी है। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से अलमनाक, दर्दनाक किस्म के इंकशाफात नैब कर रही है। साहब बहादुर खरबों रुपए की मालियत की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। वोट बैंक सिर्फ पाकिस्तान के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है, प्रॉपर्टी पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में है। अब ये धमकियां दे रहे हैं जब नैब वालों ने बुलाया मौलवी फजलुर रहमान साहब को। अब नाज़रीन देखना यह है कि ये रेफरेंसेस क्या पहले की तरह से बेसमर निकलते हैं, क्योंकि इससे पहले भी शहबाज शरीफ गिरफ्तार किया गया था मगर अदम सबूतों की बुनियाद पर उनको जमानत हासिल हुई। बात करेंगे इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मुझे ये बताइएगा कि अब तो शेख रशीद साहब ने कहा कि कोई धड़न तख्ता होने जा रहा है, दिसंबर जनवरी में झाड़ू फिरने जा रहा है, और वो ये भी कहते हैं कि जो मुतनाज़े बयानात इदारों के खिलाफ दिए जा रहे हैं उसमें आप पर और दीगर ऐसे लोगों पर जो बयान देते हैं गद्दारी का मुकदमा लगना चाहिए। सर, आपकी जंग इमरान खान से है कि इदारों से है? देखें, हमारी जंग जो है वो इमरान खान से है और इमरान खान जो है वो अदारों को उलझा रहा है अपने इस तरह के जो है वो लोगों के ज़रिए से। जिस तरह से आज ये पिंडी के शैतान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसने अपनी तरफ से तो बड़ी चालाकी से, बड़ी होशियारी से बातें इधर उधर से घुमा फिरा के की हैं, लेकिन कौम भी समझती है, अदारे भी समझते हैं। और ये इस मामले में इस तरह से ये चाहते हैं कि अदारों का अपोजिशन से तसादम रहे, अदारे जो हैं वो अपोजिशन को जो है वो ख़त्म करने पे लग जाएं और हम जो है वो बीच में से जो है ना वो अपना दाव लगाए रखें। मामला ये है कि अदारों के साथ अगर किसी का कोई इख्तलाफ है तो वो एक असूली इख्तलाफ है और मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई उस इख्तलाफ से कोई इख्तलाफ कर सकता है कि हर अदारे को, वो पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, दूसरे अदारे हों, उन्हें अपनी आइनी हदूद जो आइन ने जिनको का तयन किया है उसमें रहना चाहिए। अब ये जो हैं ये बैठे हैं इस इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर, ना इनका वोट बैंक है, ना इन्होंने इलेक्शन जीता है और ये सिर्फ जो है वो इस एक घटिया जो है वो यानी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए जो है ये यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी पहचान
अपोजिशन को भी हो चुकी है, मज़ीद हो जाएगी और अदारों को भी हो जाएगी। ठीक। और इनका धड़न तख्ता जो है ना, इस धड़न तख्ते के साथ ही इनका भी हो जाएगा, बल्कि इससे पहले होगा इनका। अच्छा, और अगर इनका धड़न तख्ता हो गया तो ये मुल्क जो है धड़न तख्ते से बच जाएगा। ठीक, आपकी जंग इमरान खान से है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि उनकी जंग जो है वो इमरान खान को लाने वालों से है। तो क्या सर अब तक तय हो नहीं पाया कि लड़ाई बेसिकली है किससे? एक और अगर जनवरी तक धड़न तख्ता हो जाता है तो फिर आपकी तहरीक का क्या होगा? देखिए, बात ये है ना कि इसका धड़न तख्ता हो ना, जो ये गलत तरीके से आया है सिलेक्टेड, और उसके बाद जो है ये इस तरह से लोगों को लाने का ले जाने का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। यही मियां नवाज शरीफ साहब का बुनियादी मौक़िफ़ रहा है कई अरसे से, और इससे पहले भी जो है वो, और उनका ये कहना और पूरी कौम तस्लीम करती है इस बात को कि जब तक आप इस चीज़ पे काबू नहीं पाएंगे, आपके मुल्क में ना जमहूरियत चलेगी, ना आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, ना आपका मुल्क आगे बढ़ेगा, ना आप तरक्की कर सकेंगे, और ना ही जो है वो आप अपने लोगों को खुशहाल कर सकेंगे। राणा साहब, जितनी अपोजिशन के बड़े लीडर्स हैं, शहबाज शरीफ साहब हो, मौलाना हो, अब उनके खिलाफ तैयारी हो चुकी है, नैब ने केसेस तैयार कर लिए हैं। अगर ये बारी बारी सब चले जाते हैं, हिरासत में ले लिए जाते हैं, तो वो जो तहरीक जो आप चलाना चाह रहे हैं उसका क्या बनेगा? देखें, अगर इस किस्म के हथकंडों पे आती है हुकूमत, तो ये इसकी बौखलाहट का जो है वो नतीजा होगा, और इससे कभी ये जो लोगों को जेलों में भरने से कभी तहरीकें नाकाम नहीं हुई। अगर इस तहरीक को, जिस तहरीक का ऐलान इस मुल्क की अपोजिशन ने मिल के, तमाम पार्टीज़ ने जो अपोजिशन में उन्होंने मिल के किया है, अगर इसको पहले मरहले में ही जो है वो हुकूमत की तरफ से ये जो है वो अपना हमायत मिल जाएगी कि ये लोगों को बेदरेग पकड़ के जेलों में डालेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये शायद तहरीक जो है ये चलने से पहले कामयाब हो जाए। कभी इस तरह से तहरीकें नाकाम नहीं हुई, ये इसकी पूरी हिस्ट्री है। आप जो है वो यानी पाकिस्तान बनने से पहले की तहरीकों का जो है वो आप जो है वो मुताला कर लें, इन 70 सालों में तहरीकों का मुताला कर लें। जब ये काम करती है ना हुकूमत, या ताले अज़मा, या जो यानी जबर करने वाले जो लोग मुसल्लत होते हैं, डिक्टेटर्स, तो ये फिर जो है वो कामयाबी की उम्मीद होती है। अच्छा राणा साहब, एक और बड़ी अहम बात, आज मरियम साहबा ने भी कहा कि उनका जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है उसका बोझ हर कोई नहीं उठा सकता। शहबाज शरीफ साहब का मफाहमत का जो बयानिया था उसका कोई फ़ायदा तो आपको हुआ नहीं। आप समझते हैं कि वो फिर गलत बयानिया था, फिर जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और मरियम साहबा का बयानिया है वो सही बयानिया है, वही आपका हतमी बयानिया है? नहीं, देखें, मामला ये है कि ये जो बयानिया है, मिसाल के तौर पे कि सुलह होनी चाहिए, मिल के चलना चाहिए, और मुल्क की तरक्की के लिए अपोजिशन को और गवर्नमेंट को जो है वो कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। अब इसको कौन कह सकता है ये गलत है? लेकिन अगर किसी मरहले पे हुकूमत जो है वो इस तरह के हथकंडों पे आ जाए, जिस हथकंडों पे ऊपर ये हुकूमत आई हुई है, तो फिर जो है वो फिर आगे से जो है वो तहरीक, या आगे से एहतजाज, या आगे से जो है वो फिर जो है वो खड़ा होना चाहिए। अब इसको कौन कह सकता है कि ये गलत है? यानी ये चीज़ें जो हैं ये वक्त के साथ और जो दरपेश सूरत हाल होती है उसमें दोनों चीज़ें जो है वो किसी वक्त आपको जो है वो फिर जो है वो ख़ुद को जो है वो मनवाने के लिए स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा राणा साहब, आज हमने ये भी देखा कि इदारों के खिलाफ भी चलना पड़ता है। इदारों के खिलाफ राणा साहब नारेबाजी हुई, बड़ी शदीद नारेबाजी हुई, और उसमें बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए। आप बतौर जमात और बतौर जमात सरबराह, आप क्या एंडोर्स करेंगे ऐसी नारेबाजी को, या मना करेंगे, या डिस्कस करेंगे ऐसे लोगों से, या रोकेंगे अपने लोगों को कि ऐसी नारेबाजी ना करो? कल को आपने सड़कों पे आना है, दोबारा ऐसी नारेबाजी हो सकती है। जी, हम बिल्कुल इस चीज़ को रोकेंगे और इस किस्म की नारेबाजी को कत्तन
कोई भी जमात जो है वो इंडोर्स नहीं कर सकती, लेकिन ये इंतहाई जो है वो ख़राब सूरत हाल है, तशवीशनाक सूरत हाल है। मैं समझता हूँ कि इसका अजाला जो है वो होना चाहिए और सभी को इसके अजाले में। लेकिन लाना साहब, सवाल ये है कि आपके वर्करों में ये सोच पैदा कैसे हो गई? ये पैदा की गई एक बैकग्राउंड होती नहीं, फिर जब देखें पब्लिक एट लार्ज लेवल पे जो सोच होती है वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। वो कोई पार्टी नहीं उस सोच को कंट्रोल कर सकती या उस सोच को पैदा कर सकती। इवन ये इसके फिर जो है वो अपने एक तनाजुर होते हैं। अब देखें ना, ये बातें जो हैं, ये चीज़ें जो हैं, ये आप किसी से पूछ लें, कोई आप सड़क पे चलते आदमी से पूछ लें, कोई रेहड़ी वाले से पूछ लें, कोई दुकानदार से पूछ लें, कोई फैक्ट्री ओनर से पूछ लें, तो ये चीज़ें तो इस वक्त जो है वो लोग महसूस कर रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं। लेकिन राणा साहब, ये बयानियां या ये नारेबाजी आज से पहले नहीं थी। ये हमने अब एपीसी में आपका एक मखसूस बयानिया देखा और वो आपके कारकुनों तक पहुंचा, उसके बाद हमने देखा ऐसी नारेबाजी हुई है। तो आपको नहीं लगता इस नारेबाजी के पीछे आपका दिया हुआ बयानिया भी है? कुछ हद तक आप भी जिम्मेदार हैं बतौर जमात। अली, बात यह है कि हम उसमें क्या करें या हमारी क्या जिम्मेदारी हो। जब आप एक प्रोग्राम करें और उस प्रोग्राम में एक मौलाना साहब को जो है वो ऐसे सवालात करें, उसके वो कुछ ऐसे जवाब दें, उन्हें पूरी दुनिया सुने, तो उसके बाद फिर आप पूरी दुनिया को हम फिर किस तरह से समझाएं? जो लोग फिर सुनते हैं उसका असर भी लेते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये कोई मेरे आपके या किसी और के कंट्रोल की नहीं है। ये हम सबको मिल के इन चीज़ों के ऊपर जो है वो तवज्जो देनी होगी और इनका कोई जो है वो तदारक करना होगा। राणा साहब, मैं तो खैर उस प्रोग्राम में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि वो ऐसा जवाब देंगे, ना ही मैंने सवाल किया। खैर, लेकिन उनका मौक़िफ़ था, उन्होंने दिया, उनको पूरा मौक़िफ़ देने की आज़ादी है। राणा साहब, इस्तीफ़ा जो आपका एक ऑप्शन है आपके पास, हुकूमत ये कहती है, बल्कि यकीन से कहती है कि कुछ हो जाए अपोजिशन इस्तीफ़ा नहीं देगी। क्यों हुकूमत को इतना यकीन है कि आप इस्तीफ़े नहीं देंगे? बहरहाल जी, ये इस्तीफ़े हो जाने हैं, ये मैं अली आपको ये बात बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि PMLN के इस्तीफ़े तो इसलिए हो जाने हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब डिटर्मिन है इस बात के ऊपर। अच्छा, और कब तक राणा साहब? नहीं, देखें, ये वक्त का तय्युन तो सारे मिल के करेंगे, वो हम अकेले तो फैसला नहीं कर सकते। अच्छा, पीपल्स पार्टी आपको लगता है सर साथ देगी इसमें आपका? जी, 100% साथ देगी। वो अच्छा, सिंध असेंबली से इस वक्त तय कर चुके हैं, रिजर्वेशन है। हाँ, कौमी असेंबली से तो वो बिल्कुल तैयार है। अच्छा, यानी राणा साहब आप ऐलान नहीं कर रहे फिलहाल, लेकिन तय कर चुके हैं कि इस्तीफा ऑप्शन है और वो किसी भी वक्त इस्तेमाल हो सकता है हालात को देखते हुए। नून लीग इस्तीफा दे सकती है। इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है इसमें। तो सर, इस्तीफे के बाद आप ये इस बात पर यकीन रखते हैं कि फिर इलेक्शन होंगे अंडर द सर्टेन सर्कमस्टांसेस, और वो जो एक वक्त मुकय्यन होता है उसका, उसमें होंगे इलेक्शन? नहीं, फिर इलेक्शन क्या होने हैं? ये तो वो सूरत हाल है कि मुल्क फिर अफरा तफरी का और जो है वो इंतशार का शिकार होगा। ये जो इस्तीफों का मरहला है, ये मरहला तो फिर कोई इतना ये तहरीक के फिर एक फेजेस होते हैं, आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। नहीं जी, वो फिर मिले ना मिले ये तो फिर ये तो पहले से कोई जो है वो, लेकिन हमारी कोशिश तो है। हमने 2 साल जो है वो इतना इंतकाम बर्दाश्त किया है, सिर्फ इसलिए किया है कि हम ये नहीं चाहते थे। लेकिन बहरहाल अब जब इसके अलावा कोई चारा नहीं रहा और ये मुल्क को भी डुबो रहे हैं, तो उसके बाद फिर किसी फैसले पे आपको पहुंचना पड़ता है। अच्छा राणा साहब, ये बात आपको भी पता है, बल्कि आपको अंदाजा है कि अब अफरा तफरी का आलम जो है वो आने वाला है। हम भी स्मेल आउट कर रहे हैं इस चीज़ को, कहीं ना कहीं कि मामला गड़बड़ है। तो सर, ये अगर ये सब कुछ होने जा रहा है तो मुल्क किस तरफ जाएगा? ये तो केओस है आगे हम देख रहे हैं। ये केओस में नुकसान होगा फिर तो इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पे है जो मुल्क को इससे मत धकेल रहे हैं।
राणा साहब, ये जो गुफ्तगू हुई, जो मुलाकातें हुई, मैं अब ये बिल्कुल हट के सवाल कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आपने कोई प्लान्ड मुलाकात की, एहसन इकबाल साहब ने, ख्वाजा आसिफ ने, मोहम्मद जुबैर साहब ने, इन मुलाकातों में कहीं ये जो रिजर्वेशंस आपकी हैं ये डिस्कस नहीं हुई कभी, और क्या आगे से जवाब नहीं मिला आपको कोई भी किसी किस्म का, नेगेटिव या पॉजिटिव? देखें, एहसन इकबाल साहब और ख्वाजा आसिफ साहब तो ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स में जो उनकी गुफ्तगू हुई है उसके मुतल्लिक़ उन्होंने जो है वो बात की है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। बाकी जो ज़ुबैर साहब की बात है, ज़ुबैर साहब का तो उनके साथ तल्लक है, दोस्ती है 25, 30, 35 साल पुरानी, उनकी तो कोई मुलाकात नहीं हुई उनसे। मुलाकात को 5-5 घंटे की मुलाकात होती है, मुलाकात तो ये होती है कि आदमी गया जाके 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा बात किया, आगे जी मुलाकात हो गई। जब आप किसी के जाके 5 घंटे बैठे रहेंगे वो मुलाकात तो नहीं होती, वो तो फिर आप उस घर का, उस फैमिली का हिस्सा होते हैं और वहाँ पे आप कुछ वक्त जो है वो गुजारते हैं, गपशप होती, उसमें आप पूरे मुल्क को डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ मुलाकात के पे तनकीद नहीं कर रहा, हुई नहीं हुई, क्यों हुई, ये मैं बात ही नहीं कर रहा, और सिर्फ इतनी थी कि क्या ऐसी गुफ्तगू उन स्टेक होल्डर्स के साथ हुई जिन पे कहा जाता है कि वो इस वक्त एक फुल सपोर्ट उनको हासिल है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राना सनाउल्लाह साहब, आपने वक्त दिया का शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। मुल्की सियासी बिसात पर घमसान का रन पड़ा हुआ है, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, मुल्क की सियासी बिसात पर घमसान का रन पड़ा हुआ है। हुकूमत और अपोजिशन की कशमकश बदतरीन महाजराई में बदल चुकी है। बयानिए की जंग के शोर से मुल्क भर में एक हैजान की सी कैफियत है, लेकिन क्या ये जंग बयानिए की है या इक्तदार में अपने हिस्से की? ये झगड़ा आवाम के हुकूक का है या सियासतदानों के मफादात का? ये कशमकश जमहूरी बालादस्ती के लिए है या ताकत के हुसूल के लिए? ये सभी सवाल बहुत अहम है, क्योंकि इनके जवाब में ही अपोजिशन की तहरीक की हकीकत पोशीदा है। ऑपोजिशन की एपीसी के बाद मुल्क भर में एक हंगामा बरपा है। ऑपोजिशन की तरफ से सिविल बालादस्ती के नारे लग रहे हैं। हुकूमत इस तहरीक को पाकिस्तान के लिए खतरा समझ रही है। इदारों और हुकूमत में लड़ाई की साजिश करार दिया जा रहा है। जमहूरियत को कमजोर करने और अपना मखसूस एजेंडा नाफिज करने के लिए तकसीम करो की पॉलिसी मामूल बन चुकी है। 73 साला तारीख में एक बार भी किसी मुंतखब वज़ीर आज़म को अपनी 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। जर्नैलों की मुहिम जोई को रोकने के लिए 1973 के आइन में आर्टिकल 6 डाला गया। महकमा ज़राअत को तो आप समझते ही हैं। हुकूमत और अपोजिशन के मफादात ही उनके बयानिए तरतीब देते हैं। जब अपोजिशन में होते हैं तो इदारों की मदाखलत और सिविल बालादस्ती की बात करते हैं, और जब मामलात अपने हक में होते हैं तो मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता है। आज के वज़ीर आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में होते थे तब ये भी नवाज शरीफ की तरह एस्टैब्लिशमेंट की सियासत में मदाखलत के खिलाफ बयानात देते थे, लेकिन हुकूमत में आकर इमरान खान के मौक़िफ़ और रवैये में मुकम्मल तब्दीली आ चुकी है। क्योंकि जब हमने वज़ीर रेलवे शेख रशीद को इमरान खान के एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानात सुनवाए तो वो खुद हैरान रह गए। उनका कहना था कि वो तो इस इमरान खान को जानते ही नहीं है। जो बात नवाज शरीफ ने कल की उस बात पे गद्दारी की बातें हो रही हैं, गद्दारी के फतवे लग रहे हैं। इसी तरह की बातें इमरान खान साहब कई दफा भारत में जाके कर चुके हुए हैं। सर, मुझे तो जो आपने क्लिप सुनाए हैं उन पे यकीन ही नहीं आ रहा, और क्योंकि मैं जिस इमरान खान को जानता हूँ वो तो इस वक्त इस तरह थिक एंड थिन है आर्मी के साथ कि पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग फौज और एक सिविल गवर्नमेंट के दरमियान में देख रहा हूँ। नाज़रीन, बात तो सिविल बालादस्ती की अपोजिशन कर रही है, लेकिन हकीकत ये है कि अपोजिशन को सिर्फ एक परेशानी है और वो है सदारती निज़ाम, जिसकी सरगोशियाँ गुज़िश्ता 2 साल से हो रही हैं, और अपोजिशन भी वक्तन फ़वक्तन अपने खदशात जाहिर करती रही है। लेकिन अब पार्लिमानी निज़ाम लपेटने का खतरा बढ़ने लगा है। अपोजिशन निजाम को खतरा महसूस कर रही है, इसलिए एपीसी के एलामिये में भी यह बात शामिल की गई है कि पार्लिमान की बालादस्ती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी।
इजलास मुल्क में सदारती निज़ाम राइज करने के मज़मूम इरादे को रद्द करता है और वफाकी पार्लिमानी जमहूरियत को पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन समझता है। इजलास दो टोक अंदाज में वाज़ेह करता है कि पार्लिमान की बालादस्ती पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और न ही इस पर कोई समझौता किया जाएगा। नाज़रीन, ये समझौता ना किए जाने की बातें क्यों की जा रही है? एक दफा फिर, जैसे कि मैंने आगाज में कहा था, ये निजाम में नहीं, ये ताकत में हिस्से की जंग है। नाज़रीन, सदारती निजाम की बातें बेजान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर हो चुकी है जिसमें अदालत से सदा की गई है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को हिदायत दी जाए कि सदारती निजाम के लिए मुल्क में रेफरेंडम करवाएं। इस दरख्वास्त के अलावा हुकूमती शख्सियत भी मुसलसल सदारती निजाम के हक में बोल रही हैं। चंद हफ्ते पहले भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने कहा था कि सदारती निजाम से ही तरक्की मुमकिन है। हकीकत में सदारती निजाम ही वही वाहिद खतरा है जिससे पूरी अपोजिशन परेशान है और घेरा कर घबरा कर मजबूरन मुतहद हो रही है। और सबसे अहम बात पीपल्स पार्टी का इस्तीफों के लिए रजामंद होना है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 सालों में जब हुकूमत के पहले दिन से लेकर जब भी अपोजिशन या मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से असम्बलियों से इस्तीफा देने के मुताबिक मुतालबे होते थे तो नून लीग तो फिर भी मान जाती थी, लेकिन मामला पीपल्स पार्टी के इनकार पर आकर अटक जाता था, क्योंकि इस्तीफों की सूरत में पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत से हाथ धोना पड़ते थे। लेकिन सदारती निजाम की सूरत में शायद सिंध वैसे ही पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल जाए। इसीलिए अब पीपल्स पार्टी ने भी आखिरी वार के तौर पर इस्तीफा देने की हामी भरी है। माजी में जब भी सदारती निजाम की बातें होती थी तो पीपल्स पार्टी की जानिब से सख्त मज़ाहमत के बयानात भी सामने आते थे। निजाम की तरफ जा रहे हैं, सदारती निजाम की बातें हो रही हैं, ज़रदारी साहब इस पर करेंगे बात। हम तो नहीं इसके कायल, कोशिश करने दो उनको, हम रोकेंगे। यही निजाम चल सकता है, इसी निजाम में आप सबको साथ लेके चल सकते हैं। अगर वो कोशिश करते हैं सदारती निजाम 1 यूनिट ले आने, जमहूरियत को वाइंड अप करने, तो मुल्क टूटे। सवाल यह है कि अपोजिशन को पार्लिमानी निजाम लपेटने का खदशा क्यों लाहक है? क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आईनी तरमीम करना पड़ेगी, जिसके लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए और मार्च में तो हुकूमत को सेनेट में सादा अक्सरियत मिलने का इम्कान है, जिससे आईनी तरमीम मुमकिन नहीं है। तो फिर अपोजिशन क्यों खौफजदा है? इस खौफ की वजह खुद अपोजिशन ही है। अपोजिशन का नाकाम माजी है जो अक्सरियत होने के बावजूद अक्सरियत दिखाने से कासिर रहता है और बार बार रहा है। अभी कुछ दिन पहले फेटफ की कानून साजी के लिए पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया गया था, जिसमें मजमूई तौर पर अपोजिशन के हुकूमत से 10 नंबर ज्यादा थे, लेकिन अपोजिशन अहम तरीन दिन पर भी अपने तमाम अरकान की हाजिरी यकीनी ना बना सकी थी और हुकूमत ने कम नंबरों के बावजूद कानून मंजूर करवा लिए थे। गुज़िश्ता बरस चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की नाकामी ने भी अपोजिशन की अक्सरियत को धब्बा लगा दिया। जब खुफिया राय शुमारी में अपोजिशन के 14 वोटों की नकब लगाई गई, यही वो बदतरीन माजी है जिसकी वजह से अपोजिशन को खतरा है कि जो ताकतें हुकूमत के कम नंबरों को अक्सरियत में बदल सकती हैं, इन ताकतों के लिए सादा अक्सरियत की 2/3 अक्सरियत में बदलने में क्या मुश्किल होगी। इसी खौफ के पेश नजर अपोजिशन मार्च से पहले ही हुकूमत को घर भेजना चाहती है, इसीलिए अवाम को हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो अवाम का तो सिर्फ नाम ही लिया जा रहा है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सहाफी तज्ज़िया निगार जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब। भट्टी साहब, मैं अपोजिशन की स्ट्रैटेजी पे तो बात करूंगा, लेकिन पहले सर मुझे ये बताएं ये सर अवाम के दुख से निकले हैं बाहर, ये अवाम के दर्द से आज इकट्ठे होकर बाहर निकले हैं, या सिर्फ ताकत के बंटवारे के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, आपने बड़ी तफसीलन सारी बात बता दी। हुकूमत हो या अपोजिशन, इनका आवाम के साथ दूर तक कोई रिश्ता नहीं, 1% भी रिश्ता नहीं। अपोजिशन में राय कुछ और होती है, इक़्तिदार में कुछ होती है। आपने इतना तफसीली कर दिया, मुझे कहने की गुज़री इमरान खान साहब एजेंसियों के बारे में क्या कहते रहे वो भी आपने बता दिया। इमरान खान साहब तो आके जितना इस कौम को मायूस किया है, अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल है।
ना नवाज शरीफ का आवाम से कोई रिश्ता है, ना इमरान खान का इक़्तिदार का रिश्ता है। उसका नशा इन दोनों को चढ़ा हुआ है। जो इक़्तिदार से पीछे हटता है उसको उसूल अखलाकियात याद आ जाते हैं। जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं तो अवाम की जो 40 सिक्के हैं उसको अपने पाँव तले रोनते हैं। हमसे हमारी तालीम छीनते हैं, हमसे सेहत का निज़ाम छीनते हैं, इंसाफ का निज़ाम छीनते हैं, रोज़गार का निज़ाम छीनते हैं, हमें झूठे लारे दे के हमारे ख्वाब खरीदते हैं, फिर उनको चकचना चूर करते हैं। ये क्या हमें देंगे? किसने आज तक अवाम के लिए बात की है? मुझे बताए ना। नवाज शरीफ 3 दफा रहा, ये इमरान खान साहब आए सुवाए इंतकाम की सियासत के कर क्या रहे हैं? इनको क्या पता सियासत क्या होती है? कभी इमरान खान ने कभी किसी मोहल्ले में अफसोस में गया, कभी किसी शादी खुशी गमी में गए हैं? जब से पूरी दिन सियासत की है, इस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहते रहे, उनके कंधों में बैठ के अब आ गए, इनके लिए इस्टेब्लिशमेंट अच्छी हो गई। तो अभी जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे, उनके कोलो फेल में नहायत काबिल एहतराम है। इतना तजाद था। मरियम ने आज कोई भी टू द पॉइंट बात नहीं की। उनकी बेल एक लंबी तारीख के बाद 22 जून के बाद हाई कोर्ट से कैंसिल हुई। उन्होंने केस पे बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि फौज को जनरल आसिफ सलीम बाजवा का नाम लिया और अदलिया के दबाव का नाम लिया। उन्होंने तो इमरान खान को डिस्कस ही नहीं किया। तो नवाज शरीफ ने खुद APC में कहा इमरान खान तो मैटर ही नहीं करते, जो लाए हैं मेरी उनके साथ निज़ाम। ये बदकिस्मती है कि इस मुल्क में जो सलामती के अदारे हैं वो इस वक्त हिट लिस्ट पर है। और मैं आपको अली अपनी ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरा ख्याल है ये मूवमेंट रास्ता थोड़ा सा बना लेगी। उसकी वजह हुकूमत की नाअहली, नालायकी और अभी तक 2 सालों पर अपनी बैसाखियों पे नहीं खड़ा हो सकी। जिन्हें चेयरमैन एतमाद हुआ तो हुकूमत को कुछ नहीं करना पड़ा और ताकतों ने उनको कामयाब करा दिया। ये इनकी मुस्लिम लीग नून की जो स्ट्रेटेजी है, इन्होंने कोयटा से जलसे की बनाई है। इनका ख्याल है कोयटा में महमूद हाजकदी और दूसरे लोग जो एंटी स्टेट है एलिमेंट वहां से उठाएंगे उसको। वजीरिस्तान से ये मोहसिन दावड़ एंड कंपनी के साथ बहुत ज्यादा राब्ते में उनको उठाएंगे। KPK में मौलाना फजलुर रहमान के पास मदरसों के तलबे इल्मों की एक बहुत बड़ी तादाद है, उनको उठाएंगे। हाँ, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों एक दूसरे पे शक कर रहे हैं कि कोई ना कोई NRO करके प्री बार्गेनिंग करके भाग ना जाए। मुझे खदशा है हुकूमत की नाअहलियाँ, नालायकियाँ मजीद अदारों की बदनामी का बायस बनेंगी। लिहाजा अदारों को भी चाहिए कि अब हुकूमत को सहारा देना छोड़ दें, अगर कहीं छोड़े हैं तो, वरना ये तहरीक इमरान खान के खिलाफ नहीं होगी, कोई और आवाज़ बन जाएगी। मुझे खदशा है, अल्लाह ना करे, जिसका आपने खुद जिक्र किया। आज जो नारे लगाएंगे तो मतलब है ये नून लीग की मर्जी के बगैर लगे, वो इतने खौफनाक लगे कि मैं क्लिप नहीं सुना सकता, मुझे दुख हुआ है। लेकिन ये मरियम साहबा की स्ट्रेटेजी के मुताबिक है। उन्होंने खुद कहा है मेरे और मेरे बाप के बयानिए का बोझ उन्होंने बोझ लफ्ज करार दिया है, कोई नहीं उठा सकता। वो बोझ तो धरती पे आप लोग हो कि हम आवाम का खून भी चूसते हो, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, हमारा खून भी चूसते हो, बैरून मुल्क अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी भी बनाते हो और आके नाम आवाम का लेते हो, धोखा आवाम को देते हो, आवाम से ही वोट लेते हो, उन्हीं को धोखा देते हो, उन्हीं के नाम पे हुकूमत करते हो, उन्हीं के नाम पे इदारों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी सर, इस इमरान तो देखिए इदारों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी तो हम बोलेंगे सर, हम साथ खड़े होंगे इदारों के। सर मशरिक़ अवस्था में क्या हुआ हमने देखा, जिनके पास फौज नहीं थी उनका क्या हाल हुआ, लबनान का क्या हाल हुआ, शाम का क्या हाल हुआ, मिस्र का क्या हाल हुआ, लीबिया में। सर जहां फौज नहीं होती फिर उसकी कदर जो है वो उन लोगों को ही होती है जिन्होंने भुगता होता है। पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जिसके पास एक मजबूत मुसलमान फौज है सर, जो हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा भट्टी साहब कि ये तो सबर नहीं कर पा रहे, हुकूमत कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही, तो सर ये आखिर में जब कियोस होगा तो इसमें से मिलेगा तो किसी को कुछ नहीं, ना हुकूमत को ना अपोजिशन को। देखें अली, जिस मुल्क की खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे फौज कमजोर हो वहां दुश्मन मुल्क की फौजें आ जाती है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान पे ये वक्त आए। आज ही अब्दुल्ला एक कैप्टन जिसकी उम्र 24 साल थी वो शहीद हुआ। मुझे बताएं कोई इंसान अपने बच्चों को लाख रुपए की सैलरी के लिए शहीद कराएगा? यार शहीद का बहुत मुकाम है। लेकिन मैं इसीलिए अदारों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमरान खान की मसक शुदा चीज को अब छोड़ दे।
उसे इंडिपेंडेंट अपोजिशन से निबड़ने दे। इसका नुकसान अपोजिशन, मैं आपको चैलेंज करता हूं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के बाद नैरेटिव के लिए स्लो पॉइजनिंग करा रही है। अल्लाह ना करे ये कामयाब हो, मुझे डर है। स्लो पॉइजनिंग करा रही है। मैंने कहा वजीरस्तान वाना मौसम दावड़ पे इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुकी है, बलूचिस्तान में शुरू हो चुकी है, केपी में शुरू हो चुकी है, पंजाब में आज मेरी जिंदगी में ऐसे कभी मैंने नारे नहीं सुने। ये एक स्लो पॉइजनिंग 2 साल में की गई है। हमें इसको देखना होगा यार, अल्लाह का वास्ता है, तुम सियासी हुकूमतें गिराओ, बनाओ, अदम एतमाद लाओ आइन में रहकर, लेकिन मुल्क के अदारों को बदनाम तो ना करो। अब बेनज़ीर मुझे बताए, मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बेगुनाही की रिलेटेड एक चीज भी कही कि वो जाली टीटी कैसे आती थी, क्यों आती थी, उसका बेनिफिशियरी कौन था, एक जिक्र नहीं किया। कभी कहती है मेरा बोझ नहीं उठा सकोगे, कभी कहती है तो कुछ बातें मुझे भी मैं बताऊंगी तो तूफान आ जाएगा, कभी कहते हैं अदलिया को प्रेशर करके आप ला रहे हो। आपने ये दोनों, मरियम साहिबा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस, इमरान खान तो मेरा ख्याल है हुकूमत में भी मैटर नहीं करता, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थी, जो कि अच्छे और पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। सियासत में का भी नुकसान है, मुल्क का भी नुकसान है, और अल्लाह ना करे हमारे अदारे कमजोर हों, लेकिन अदारों में अगर कुछ लोग, अल्लाह ना करे। बट साहब नवाज शरीफ साहब का रिएक्शन है, मैं तो वो रिएक्शन आप जरा सुने, उस पर राय दीजिएगा अपनी। फौज मेरे मुल्क की है, पाकिस्तान की है, पाकिस्तान फौज का है, ये एक जमात का नहीं हो सकता। बेशक बेशक बेशक। जरा नवाज शरीफ साहब का जरा शॉर्ट सुनाइए। कि जुल्म है, ये सख्त नाइंसाफी है, ज्यादती है, और मैं तो समझता हूँ कि ये सारी रवायात को तोड़ के रख दिया है मौजूदा निज़ाम ने, मौजूदा हुकूमत ने, और ये तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है, और ये हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। और इस तरह की जितने भी अगर कोई इस तरह की हथकंडे इस्तेमाल करते हैं तो ये कतन लिख लें आप कहीं, ये काबिल कबूल नहीं है, और ना ही हम इनको तस्लीम करेंगे ना मानेंगे। बट साहब तस्लीम अगर नहीं करते, काबिल कबूल नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, क्या किया जाएगा? नवाज शरीफ लंदन बैठ के क्या करेंगे? देखें, नंदर बैठ के इधर से अपने इन्वेस्टमेंटों के लिए पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ जहर भरेंगे, स्लो पॉइजनिंग कराएंगे, जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में करवाना शुरू कर दिया गया है। नवाज शरीफ आज एस्टेब्लिशमेंट पे उंगली कैसे उठा रहे हैं? ज़ियाउल हक के दौर में जिलानी और जस्टिस कयूम, एक ब्रिगेडियर कयूम थे, उनको कोठियाँ दे के उनकी गोद में पलने वाले, ज़ियाउल हक का 84 का रेफरेंडम कराने वाले, गैर जमाती इलेक्शन कराने वाले, सुप्रीम कोर्ट पर हमले करने वाले, जस्टिस कयूम को टेलीफोन करने वाले, 3 आर्मी चीफ को घर भेजने वाले, किस मुंह से मुझे दरस दे रहे हैं जमहूरियत का? बेनजीर पर 2 दफा छुरी घोंप कर ये गए, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कोर्ट पहन के अदालत में ये गए, इन्होंने उनको ट्रेवर पूरा नहीं किया। मोहम्मद हज जनेजो चीन से आए, ये सीएम थे पंजाब के, सबसे पहले छुरी उसमें घोंपी। अब ये इक्तदार की बंदर बांट है, उसमें अदारों को बदनाम करने से पहले हमें शर्म करनी चाहिए। क्या ये अपनी जमात में इत्तेहाद है? ये जो आपने सारे शॉर्ट सुनाए और राना सनाउल्लाह की बात में आपस में कोई मिक्स है? ये कहते हैं लोगों को तकसीम, आप दोनों भाइयों की राय तकसीम है। आपकी बेटी ने, मरियम ने खुद कहा है कि शहबाज शरीफ का बयानिया जो था कि मुफाहमत का, तो वो फेल हो गया। ओ भाई, आपके तो घर में इत्तेफाक नहीं है। हम हमारे मुल्क की फौज और अदलिया को अल्लाह का वास्ता छोड़ दो, न इमरान खान को जब मर्जी घर भेजो, लेकिन इस दुश्मनी में हद में ना आओ कि अवाम का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा हो। आप कोयटा में कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये सबको पता है, आप वजीरस्तान क्या कर रहे हैं ये सबको पता है, आप केपी में क्या कर रहे हैं ये सबको पता है। आज जो नारे लगे, इसकी प्लानिंग कब हुई थी, एक एक बंदे को पता है। ये नारे लगे कैसे? क्या राना सनाउल्लाह ने ये कहा जिसने नारे लगाए हैं हम उनको मुस्लिम लीग नून से बाहर निकालते हैं? कम से कम ये बयान तो दे सकते थे ना। हम डिस्कस करते हैं, हम रोकेंगे उनको, हम उनको जमात से मेंबरशिप खत्म करते हैं। उन्होंने कहा हम रोकेंगे, भट्टी साहब उनको खुद को डिस्टेंस किया उससे। वो कहते हैं ना ही हमारी ये पॉलिसी है। नहीं,
अली हैदर, मैं माजरत के साथ चाहता हूँ, उनकी लीडर ने आज, इनके लीडर इमरान खान ने कहा, इमरान खान तो नवाज शरीफ ने कि इमरान खान मैटर ही नहीं करता, उसको लाने वाले यानी कि अस्करी की आदत। उन्होंने कहा कि रोकेंगे नहीं, नारे लगवाए। आज जब उनकी लीडर बोल रही थी कि मैं जब ज़ुबैर मुलाकात हुई तो मैं लंबी डिटेल बताऊंगी, जब वो कह रही थी कि इमरान खान मैटर नहीं करते, खलाई मखलूक, किसको कह रहे हैं, किसको रोका इन्होंने? किसी एक के खिलाफ कार्रवाई की, किसी एक वाले के खिलाफ कार्रवाई की? ये क्या तरीका है कि आपके प्रोग्राम में आपकी मर्जी के बगैर प्रोड्यूसर जो मर्जी करता रहे? इस तरह आवाम को बेवकूफ ना बनाए। ये इक़्तिदार की हवस और पैसों की हवस की लड़ाई है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन बराबर की शरीक है। इमरान खान का ज़िंदगी का मकसद था सुहाने ख्वाब सुना के लोग समझे कि तब्दीली आएगी, आम आदमी को उसका राइट मिलेगा, तलीम, सेहत, रोज़गार, इंसाफ होगा। बदकिस्मती कि वो उधर जाके भूल गए। इसी तरह 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने कहा जब इन्हें इक़्तिदार से अलग किया जाता है तो इनसे इंसानी हकूक नज़र आ जाते हैं। पहले 48 शिक्के तो आइन में मेरी और आपकी है ना, तालीम और सेहत की है ना, आम शहरियों की है ना, वो रोजाना ये आइन तोड़ते हैं। 3 दफा हुकूमत रही ने, उस पर आर्टिकल 6 नहीं पे लगना चाहिए, जो मुझे मेरा हक नहीं देते, जो 22 करोड़ महरूम रहता है। इन्होंने अजीम मजाक है, जब इनकी दौलत अरबों खरबों रुपए पे हाथ डाले तो जमहूरियत भी खतरे में चले जाती है, आइन भी खतरे में चले जाता है, इंसानियत भी खतरे में चले जाती है। तो 22 करोड़ भूख से मरे तो ये चंद दरिंदे उनके पैसों से अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी बना लेते हैं। आज तो भाई 22 जून को पहली दफा इनकी प्रॉपर्टी तो भट्टी साहब फजल रहमान साहब की भी निकल आई है नैब के मुताबिक, पूरा मौका दिया गया, उनको भी बुला लिया नैब ने, तो वो क्या करेंगे? आपको याद होगा एक दफा मौलाना ने कहा था कि मुझे नैब एक दफा बुलाए तो सही। को क्यों मुझे बताए ना, गालियां दी है, बुरा भला इशारतन का। अच्छा, भट्टी साहब मौलाना को बुला लिया नैब ने, उनकी भी कोई सांसें निकल आए, काफी ज्यादा निकल आए। इनफैक्ट आपको याद है एक दफा पहले भी तलबी की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम मुझे एक दफा बुलाए तो सही, मतलब एक तरह धमकी दी थी उन्होंने। अब आपको क्या लगता है मौलाना क्या करेंगे? देखिए, मौलाना के पास सिर्फ मदरसों की ताकत है। अब उन्होंने कहा मैं 30 लाख बंदे लेके जाऊंगा, लेकिन एक याद रख लें, जब कानून अपना रास्ता बनाता है तो माफिया भाग जाता है। हाँ, जहां कानून कमजोर हो वहां माफिया मजबूत हो जाता है। अगर कानून ने अपना रास्ता ना अपनाया, NRO का फिर मार्जिन रखा इन दोनों बड़ी जमातों के लिए। मैं आपको कह रहा हूं, जुबैर साहब उन 2 मुलाकातों के बाद फिर एक जर्नैल को मिले हैं। बड़ी बदकिस्मती है ये। प्रात के अंधेरों में नाम बदल के जाके पांव पकड़ के NRO भी मांगते हैं। मैं कह रहा हूं मरियम नवाज साहिबा का भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट राब्ता रहा है APC से पहले। और यार ये क्यों हमें धोखा देते हैं? हमारे नाम पर अवाम का नाम ना ले। ठीक सर, वक्त खत्म हो गया भट्टी साहब, बहुत आपके वक्त का, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी नाज़रीन इसी तरह खत्म हो चाहता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।